नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए स्वर्णलता उपन्यास का 10वां अध्याय, लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कहानियाँ उपन्यास रोज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। दाएं हाथ में झकमक मांजा हुआ एक तांबे का लोटा और बाएं कंधे पर गमछे में बंधी भीगे कपड़े की पोटली, पीछे पीछे 6 साल की लड़की काशी मित्र घाट के निकट के एक 2 तल्ले मकान के सामने जाकर खड़ी हुई मुक्तकेशी उस बच्ची से कहा, अरे जरा दरवाजे को ठेल, मैं छूंगी नहीं। मुक्तकेशी किसी के यहाँ के बाहरी किवाड़ को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि उन किवाड़ों पर धाकड़ों की झाड़ की धूल उड़ उड़ कर पड़ती रहती है और किसी को इसका ध्यान रहे ना रहे, मुक्तकेशी को जरूर रहता है। उस बच्ची ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और गिरते गिरते बच गई। किवाड़ सिवा भड़काया हुआ था। मुक्तकेशी भीतर गई, आवाज दी, जग्गू, अरे जग्गू है घर में? जग्गू मुक्तकेशी का भतीजा है और यह पुराना 2 तल्ला मुक्तकेशी के भाई का घर है। बहुत दिन हो गए दिवंगत हुए। उनकी विधवा भाभी श्यामा सुंदरी है। जग्गू के बदले उन्हीं की आवाज़ मिली। ननद का गला सुनकर और दिन की तरह वह दौड़ी नहीं आई। जाने कहाँ से जवाब दिया है। रहेगा नहीं तो किस गवाड़ में जाएगा? मंदिर में बैठा चंदन लगा रहा होगा। गंगा नहाकर लौटते हुए भतीजे के यहाँ एक बार जरूर आ जाती है मुक्तकेशी। भाभी हंसते हुए अगवानी करती ही है, पर आज दूर से आती हुई सी वंशध्वनि क्यों? लगा आवाज मानो बंद कमरे से आ रही है। मुक्तकेशी ने कहा, अरे तुम बोल कहाँ से रही हो? यहाँ यम के दक्षिण दरवाजे से। बजाज छोरे ने बाहर से सांकल चढ़ा दी है। हाय राम, सो क्या? मुक्तकेशी आगे बढ़ी। पीछे की लड़की हठात ही करके हंस पड़ी। मामी दादी को बंद कमरे में बंद कर दिया है। मुक्तकेशी के होठों पर भी हंसी फूट गई, मगर उसे छिपाकर डांट रही, बारन हंसकर मरी जा रही है, जाकर सांकल खोल। रसोई में बैठी तरकारी कूट रही थी श्यामा सुंदरी। मुक्तकेशी के भीतर जाते ही हंसी को हटाकर खड़ी हो गई। वह बच्ची फिर एक बार हंस पड़ी और पहनावे की बीबी पागल साड़ी का आंचल मुंह पर रखकर बोली, मामी दादी ने शरारत की थी क्या, तभी ताऊजी ने इन्हें सजा दी। वह हंसी के जवाब में श्यामा सुंदरी हंसी नहीं, खींच भरे स्वर में बोली, शरारत क्यों करने लगी? जन्म जन्म से महापातक किया था, उसी का दंड भोग रही हूँ। हुआ क्या? मुक्तकेशी बैठ गई। क्या हुआ यह तो यमराज को ही पता है। आज शायद अदालत में मुकदमे की तारीख है, इसलिए मेरे मातृभक्ति बेटे माँ का पदादोक पीकर ही जाएंगे। मामले के बारे में मुक्तकेशी को कुछ कुछ मालूम है। गांव की जगह जायदाद के लिए जग्गू ने माँ पर नालिश कर दी है। जगह जमीन बागीचा पोखरा खासा कुछ है, सब सगे संबंधी खा रहे हैं। इसलिए श्यामा सुंदरी ने अपने देवर जेठ को कड़े शब्दों में कहा, यह जबरदस्ती दखल से बाज आकर मेरे हिस्से के रुपए गिन दो। जग्गू ने माँ पर आंखें रंगाई, कहा, मैं कहता हूँ हक किसका है, तुम्हारा है कि मेरा? वह जायदाद मेरे दादा की है, तुम्हारे दादा की तो नहीं। तुम पराई घड़ी की लड़की बेटी हो, उजड़कर यहाँ ही जुड़कर बैठ गई। तुम स्वर्गीय रामनाथ मुखर्जी के घर और उनके वंशधर को बेदखल करने वाली कौन होती हो? मुक्तकेशी को यह मालूम है, पर कमरे में बंद करने की बात रहस्यजनक है, इसलिए मुस्कुराकर बोली, माँ से मुकदमा लड़ेगा और माँ का ही पदोदक पीकर जीतने जाएगा। खूब। यहाँ यह साकल लगाना क्या हुआ? श्याम सुंदरी जवाब दे, उससे पहले ही जग्गू बोल उठा, साकल क्यों बताएं? यह निक्षा बुड्ढी खुद ही बताए, साकल क्यों लगाए? घड़ी भर की पूजा कर पर बैठा हूँ और ननद से बेटे से शिकायत शुरू कर दी। जग्गू ने कुछ हिकारत भाव दिखाया। पहनावे में साफ पीली सी एक छोटी धोती, लोमश छाती पर रुद्राक्ष की माला, कपाल पर रक्त चंदन का टीका। फुआ की आवाज सुनकर धीरे से 2 तल्ले पर से उतर आया था। श्यामा सुंदरी ने मुंह बिदका कर कहा, सुन लो ननद जी, नदिया के चांद, अपने भतीजे का वचन तो सुन लो जरा। अरे अभागा, औरों से तेरी चुगली खाऊं? मेरी जीभ इतनी सस्ती नहीं। सुन लो फुआ, सुनती जाओ। जग्गू ने ऊंचे स्वर में कहा, देख लो उसके पेट में कितनी शैतानी भरी है। क्यों ना हो, अपने नाना जी कैसे घाक थे, उनका नाम लो तो हांडी फूट जाए। आखिर उन्हीं की बेटी है ना। इसे पता चला कि आज मुकदमे की तारीख है, बस पैर छिपाकर बैठ गई, कारण कहीं जोर जबरदस्ती पदोदक ना ले लूं। मैं भी बाबा का एक ही बदमाश। लगा दी किवाड़ की सांकल, आखिर बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, फिर देखता हूँ पाँव कैसे छिपाए रखती है।
पूजा करके दरवाजे के पास ही चौखट पर पानी डालकर ताक में बैठा रहता। साकल खुलने पर जैसे ही निकलेगी पानी पर तो पाँव पड़ेगा, वही पानी चाट जाता और अपनी अक्लमंदी पर जग्गू हो करके हंस पड़ा। श्यामा सुंदरी आग बबूला हो गई। हाय रे मेरे मातृभक्त बैठे 24 घंटे माँ का गला रेत रहे हैं, माँ के नाम पर मुकदमा ठोक दिया और तर्रा यह कि माँ का चरणामृत पिएंगे। समर्थन की आशा से श्यामा सुंदरी ने ननद की ओर ताका, लेकिन मुक्तकेशी ने भाभी की बात का समर्थन नहीं किया। असंतुष्ट होकर बोली, सो जो कहो रानी, बात तुम्हारी गैर वाजिब है। पति के मरते समय तुमने यदि उनका कान फूंककर अपने बेटे के पेट के बेटे को अंगूठा दिखाकर सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया हो तो वह अपना हक क्यों छोड़ेगा? यह तो वाजिब दावा है, किंतु बेटे की मातृभक्ति में कोई त्रुटि नहीं है। श्यामा सुंदरी यद्यपि सदा ननद की खातिर करती है, लेकिन सब समय इतना सहन नहीं होता। वह तेजी के साथ बोली, वैसी मातृभक्ति के मुंह में आग, वैसे लड़की का मुंह देखने से नरक देखना होता है। मैं पूछती हूँ ननद जी, सर्वस्व अपने नाम लिखा ना लूँ तो क्या उस आवारा फुकेत बावरा गंजेड़ी को दे देकर खो बैठूं? उसके हाथों होता तो तुम इस घर में आकर खड़ी भी हो पाती। एक एक ईंट बेचकर गांजा नहीं पी गया होता और उसके गंजेड़ी गुरु की सेवा में समर्पित नहीं हो गया। उदारता कितनी, कहता है अपने सगे लोग लूट खसोट कर खा रहे हैं तो खाएं, उसके दादा की संपत्ति है, फिर तो खुद को हाथ में माला लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। श्यामा सुंदरी ने जरा सांस ली। मुक्तकेशी किंतु ऐसी विभीषिका की आशंका से भी नरम नहीं पड़ी। जोर गली से कहा, सो होता तो होता, उसके बाप की संपत्ति है, वह फूकता, किसी और के बाप की जायदाद में तो दखल नहीं देने जाता। नशा भांग भला कौन मर्द बच्चा नहीं करता, इसलिए क्या वह अपना हक नहीं पाएगा? हाँ तुम ही कहो फुआ। अपनी छाती थपथपाकर जग्गू हंसा। श्यामा सुंदरी ने खिलखाकर कहा, भतीजे की तरफदारी करके खूब तो कह रही हो ननद जी, मैं अगर उसकी मुट्ठी में आ जाऊं तो कल को आंचल फैलाकर मुझे भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। मेरे पेट के क्या 5 हैं, यह नहीं खिलाएगा तो वह खिलाएगा। यह तो कहूँ कि मैं धरती माता जैसी सहनशील हूँ, जो उसकी सह रही हूँ। दूसरी माँ होती तो उसके मुंह में आग झोंक कर चली जाती। यह नहीं कि मुक्तकेशी भाभी को मानती थी, समय असमय में भाभी बहुत करती है उनका, फिर भी उनकी हिमायत न कर सकी। कहा, आग तुम्हारी बुद्धि में ही झोंकनी चाहिए भाभी। मामला मुकदमा तो बाहर का काम है, बाप बेटे में होता है, भाई भाई में होता है, तुम जैसी गुणवंती माँ के साथ होता है। लेकिन इसके चलते क्या कोई धर्म अधर्म छोड़ देगा? माँ बेटे में लाठा लाठ हुई तो क्या तुम्हारे मरने पर वह भविष्य नहीं करेगा या सिर नहीं घुटवाएगा? जग्गू अब तक कमर के दोनों तरफ हाथ रखकर वीर की अदा से खड़ा था। अब वह परम संतोष के सुर में बोला, लो ज्ञानवान की सुन लो बात। जानती हो फुआ, यही इतनी सी बात के लिए इस निकषा बुढ़िया को नहीं समझा सका। कहा जाता है स्वर्गातपी करी ऐसी। तुम ज्ञानी हो, समझ बूझ वाली हो, तुमसे कहने सुनने में सुख है। श्यामा सुंदरी ने ताना देकर कहा, सुख क्यों ना हो भला, गोदी में खींचे तो सभी ज्ञानवान। अच्छा तुम्हारे बेटे यदि ऐसे होते तो तुम क्या करती? तुम्हारे भाग्य से वे अच्छे हैं इसलिए। मेरा हाल तो ऐसा है, एक व्यंजन वह भी जहरीला। भाग्य से नहीं बुद्धि से, जग्गू ने कहा। फुआ के लड़के क्या यूं ही अच्छे हैं? कहावत है ना, जैसी माँ वैसा बेटा, सो जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारा पूत। ज्ञान पापी, कहकर मुंह फेर कर श्यामा सुंदरी तरकारी कूटने लगी। मुक्तकेशी आगे बढ़ाई, बोली, लड़का आखिर आवारा क्यों ना हो, उम्र पार कर गई, तुमने ब्याह नहीं कराया। बात सच है, जग्गू के ब्याह की उम्र कब की पार कर गई। मुक्तकेशी के बड़े लड़के सुबोध से भी वह बड़ा है, लेकिन पात्र के हिसाब से सुपात्र नहीं है, यह तो कहना ही पड़ेगा। पढ़ने लिखने की बला को ताक पर रखकर कैसे तो जाकर गंजेड़ियों में पड़ गया और अब एक अवधूत बाबा का चेला बन गया। मुक्तकेशी ने पहले पतवार थामने की बड़ी कोशिश की, परंतु नाव को ठेल कर ले जाने में सफल नहीं हो सकी, जग्गू के ही कारण। फिर भी जब तब वह दोष भाभी को ही देती है। अभी भी कहा, उम्र वाला लड़का, समय पर शादी ब्याह नहीं होने। अरे रुको भी ननद जी, यह बात फिर मत बोलो। गुरुजन का सम्मान भूलकर श्यामा सुंदरी झंकार उठी। आज तो वह एक भूत जनकर जल कर मर रही हूँ, फिर एक पढ़ाई लड़की के नसीब में इमली घोलने की से इसका ब्याह करूँ? आखिर पागल तो नहीं हो गई हो? बात यह तमादी हो गई। फिर भी मुक्तकेशी ने असंतुष्ट गले से, यानी तुम चाहती हो कि मेरे बाप का वंश लुप्त हो जाए? लुप्त ही हो तो क्या किया जाए? श्यामा सुंदरी ने कहा, कितने कितने राजा बादशाहों के वंश लुप्त हो गए हैं, फिर क्या कहना। लोगों की गर्दनें कट रही हैं तो अपनी भी कटा लें। तुम करो ना करो, मैं इस बार जग्गू का ब्याह कराऊंगी, और सच पूछो तो आज यही कहने के लिए आई हूँ। गंगा तट पर एक बेचारी रो पड़ी, बोली, कुंवारी बेटी गले में अटकी है, जो भी जी में आता है फांसी लगा लूँ। दया करके आप यदि दीदी कोई लड़का ठीक कर दे, मुझे तुरंत जग्गू का ख्याल आया।
अभी भी यदि कर करा के ब्याह हो जाए। जग्गू बोल उठा, फुआ की दुर्मति देखो जरा, खुद ही कहती है मर, तुम्हारे सभी बेटे बीवियों के गुलाम बन गए, बहुएं कान पकड़कर उन्हें उठाती बिठाती हैं, तो फिर इस अभागे के लिए कान मालकिन ले आने की चेष्टा क्यों? मुक्तकेशी ने हंसकर कहा, लो सुन लो इसकी बात, पहले से ही गुलाम हो जाएगा क्या? और सब वैसा होगा ही क्यों? तू बीवी के पापोश बनाए रखने का उदाहरण दिखा। दिखाता हूँ। कहने से ही दिखाया जा सकता? जग्गू ने विश्लेषण किया। अच्छा, अरे ओ हदभागा पाजी बंदर। श्यामा सुंदरी खिड़खिटा उठी, भाग, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मेरे बाप को गाली दे रहा है। नर्क में भी छाँव नहीं मिलेगी। नर्क में किसे छाँव चाहिए? छाती पर एक और थप्पड़ लगाकर जग्गू ने कहा, स्वर्ग में रहते नर्क किस दुख से जाना, मरते समय माँ माँ करके मरूंगा, माता के नाम से तर जाऊंगा। लेकिन हाँ, यह शादी ब्याह की चर्चा मत करना फुआ, ब्याह किया नहीं कि जहन्नुम में गया। हाँ, बात सही कही। अपनी युक्ति सहसा भूलकर मुक्तकेशी हंसकर बोली, बात सही कही, देखती हूँ बिना पढ़े ही यह छोरा पंडित बन गया। कहाँ ठीक है, मेरे लड़के के अब आदमी रह गए हैं, खास करके वह पेवा जो कि सबसे ज्यादा तेज तर्रार था, भेड़ा बन गया भेड़ा। बहू जब हंगामा करती है तो कभी मारने को दौड़ता है, फिर केचुआ सा सिकुड़ जाता है। उससे लाखों बार कहा इस बहू को झाड़ू मार, दूसरा ब्याह कर ले। साहस ही नहीं, बहादुरी दिखाकर एक बार उसे पहुंचाया उसके मायके। हाय राम, वह बाप के साथ बैरंग वापस आ गई। अब की जरा जग्गू गंभीर हुआ, बोला, यह कहना लेकिन तुम्हारा अन्याय है फुआ। अपनी मजली बहू की तुम नहाय की निंदा करती हो। सुबह ने मुझसे कहा कि यह मेरी बहू मेरी माया के बजाय किसी और के हाथ पड़ी होती तो वह धन्य धन्य कहती। मुक्तकेशी मानो हाथ पांव तोड़कर अचानक आसमान से गिर पड़ी। सुबोध? यह बात सुबोध ने कही है? क्यों? उस अभागे का रीत चरित्र बिगड़ तो नहीं रहा? हजरत छोटे भाई की बहू की बढ़ाई कर रहे हैं, यानी वह मुंह जली जादू टोना भी जानती है। उन्हें क्रोध नहीं आया, बड़े ही दुख से रूंधे गले से बोली, अच्छा सुबह ने यह कहा है? कहता ही तो है, जब तभी कहता है। कहने को जो कह लो फुआ, तुम भी तो सहज माँ की सहज बेटी नहीं हो। जानता तो हूँ अपनी दादी जी को, कैसी निधि थी वह। मुक्तकेशी को अब डर हुआ, यह ना समझ लड़का क्या बोलते क्या बोल बैठेगा। वह उठ खड़ी हुई, बोली, दुर्गा दुर्गा, गंगा स्नान करके ऐसे बैठी मात्र निंदा सुनने के लिए? चलती हूँ बहू। अरे छोरी चल। हाय राम, कहाँ गई मुझोसी? उधर गई अमरूद तोड़ने। राक्षसी, अमरूद की तो यम है। आबो हवा को जरा हल्का करने के ख्याल से श्यामा सुंदरी ने कहा, वह भला कौन छोरी नहीं है? बात वह नहीं, कहा ना तुमने। जरा मेरी मजली बहू से तो कहो, जाकर सुन लेना, अमरूद खाने से उनके बच्चों का पेट दुखता है। अरे चंपा को साथ लाना क्या मैंने शौक से बंद किया? माँ लड़किन है, बेटी मेरे पैरों की धूल। दादी जी मैं भी चलूंगी, बावली बन जाती है। पर मेम सा माँ कहती है गंगा के घाट पर बुढ़ियों के साथ पुरखिन जैसा बोलना सीखेगी और दुनिया भर का जोसो खाकर बीमार पड़ेगी। मैंने कहा, ओ यह बात, रखो अपनी बेटी को, सिर फोड़कर अब जाने भी दो, मैं तो नहीं ले जाने की। अब बड़ी बहू की इस छोरी को लाया करती हूँ। जग्गू ने कहा, यह तुम्हारी निर्दयता है फुआ। सो निर्दय क्या, निर्मम क्या, सब सुनना पड़ेगा। मुक्तकेशी ने उदास गले से कहा, उस दिन जो बहू ने कहा तो प्रबोध ने क्या उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी? उसने किया है, कहा, माँ तुम बहू का थोता मुँह थोता करके मजे में पोतियों को लेकर गंगा नहाने जाया करो, जो जी में आए खरीद कर उन्हें खिलाया करो। काहे की माया ममता? जग्गू अचानक उद्दीप्त गले से बोल उठा, जब ऐसा कह रही हो फुआ तो मैं कहूँगा यह तुम्हारी शिक्षा का दोष है। वह अगर गंवार गोविंद जग्गू होता तुम्हारा तो नाप कर बहू से 7 हाथ नाक रगड़वाता। माँ पर टैप और स्वर्गात अपी गैरेसी, मेरी माँ है, मैं उसे जो कहूँ करूँ, मगर पराई बेटी बढ़ चढ़कर बोलेगी। श्यामा सुंदरी बोली, रहने भी दी, तेरे मुंह में शास्त्र के वाक्य सुनकर अच्छा नहीं लगता। सुन लो, देख रही हो ना फुआ, बुढ़िया को मैं क्या फूटी आंखों नहीं देख पाता? 10 का धर्म का है, कुपुत्र हो सकता है, कुमाता तो हरगिज नहीं होती, किंतु मेरे भाग्य पर उल्टा हुआ है। भगवान के राज्य में एक व्यतिक्रम है। मुक्तकेशी ने समझौते के सुर में कहा, अरे महज मामूली सी बात के लिए तुम भी हंगामा क्यों कर रही हो बहू, दे दो ना। श्यामा सुंदरी अचानक उठी, तड़बड़ाकर गई और पत्थर के कटोरे के पानी में बाएं पैर का अंगूठा डुबोकर फिर आकर बैठ गई। सावधानी से कटोरे को उठाकर उमकते हुए जग्गू ने कहा, बस किला फतेह है, अब देखता हूँ रावण जीतता है या निकषा। इस झगड़े का अंत देखने का समय नहीं था, बेला हो रही थी। मुक्तकेशी ने आवाज दी, टैम्पी टैम्पी आई। जग्गू ने उसके हाथ में 4 पैसे थमाकर कहा, खिलौना खरीदना। यह पैसा क्यों? रोज रोज पैसा देना, और यह छोरी भी वैसी ही लोभी, हाथ पसारे हुए। ले चल, धूप हो आई, चलती हूँ भाभी।
अरे इतनी तरकारी क्यों काट रही हो? माँ और बेटा गिने चुने दो ही तो जने हैं। श्यामा सुंदरी ने बेहद झुंझलाहट के साथ कहा, बेटा अकेले ही तो 100 है। 52 भोग हुए बिना गले से कौर नहीं उतरेगा। मछली खाएगा, 4 टुकड़ा मछली सरसों के साथ ही पका दी, बस सो नहीं। माँ की निरामिष रसोई भी भकोसूंगा। उसने तो हाड़ मांस जला खाया, आज तो फिर सम्मान है अदालत का, तुरंत कहेगा लाओ खाना। मेरा तो आग में गिरूं या पानी में, यह है हाल। मुक्तकेशी और नहीं रही रुकी। बाहर धूप आग सी हो रही थी। 10 ही बजे ऐसी धूप। मुक्तकेशी को लगा पृथ्वी की आबहवा शायद बदल गई है। उनकी उम्र में आषाढ़ में ऐसी तेज धूप नहीं होती थी। रास्ते पर आकर टेम्पी ने जिद की, दादी जी पालकी कर लीजिए ना, चलने को जी नहीं चाहता। मुक्तकेशी ने तमक कर कहा, जी नहीं चाहता तो आती क्यों है? गंगा नहाकर आदमी के कंधे चढ़ूं? गंगा घाट की वह मुटकी बुढ़िया रोज पालकी पर नहीं चढ़ती क्या? उस बुढ़िया के सामर्थ्य नहीं है इसलिए चढ़ती है, और पालकी है भी कहाँ? नजर हो तो नजर नहीं आ रही, सब जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ छूट जाएगा। केशी के बेटों की मातृभक्ति में कसर का है, फिर भी इस गहरी शून्यता को वह बुद्धि से युक्ति से भर नहीं पा रही। मुक्तकेशी के हृदय में बेटों के लिए ठाव नहीं है, ये बेटों के हृदय में मुक्तकेशी के लिए। तो क्या बेटों का ब्याह करना ही बेवकूफ़ी है? पल्ले की कौड़ी पराये को बांट देना। ए दादी इतनी तेज क्यों चल रही हो? मैं चल सकती हूँ भला? नहीं चल सकती तो आती क्यों है? अपनी चाल थोड़ी धीमी करके मुक्तकेशी ने कहा, मैं बुढ़ी चल सकती हूँ, तू जवान छोरी नहीं चल सकती। बात शायद गलत नहीं, बहुत ही तंदुरुस्त थी अभी भी वे। कहावत है ना, मरा हाथी 1.25 लाख का। भीगी दाल और पोस्ता दाना पीसकर अभी भी मजे में हजम करती है। नल में चमड़ा है, इस ख्याल से जब से विधवा हुई है नल का पानी नहीं पीती। रोज आना 2 घड़ा गंगा जल आता है। निष्ठावान है, यह नाम काम है उनका। मोहल्ले के लोग अदब करते हैं। दोबारा चीनी में हड्डी की बुकनी होती है, इसलिए संदेश रसगुल्ला तक नहीं खाती। रात में आचमनी भोजन नहीं करती। अम्बुवाची के कई दिन अशुद्ध बासमती का स्पर्श छोड़कर गंगा में खड़ी होकर दिन में 1 बार शहद और डाब का पानी पीती हैं। मुक्तकेशी के जीवन दर्शन से आज की शून्यता का मेल नहीं। उन्होंने तो प्रेम से भय को ही सदा अधिक महत्व दिया है। सोचा है गृहस्थी में पैरों तले की माटी वही है, तो फिर गंवार जग्गू का माँ का पदोदक पीना आज उन्हें बार बार क्यों याद आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि श्यामा सुंदरी पत्थर की एक ऊंची वेदी पर बैठी है? मुक्तकेशी नीचे से सिर उठाकर देख रही है। दादी जी पालकी नहीं करोगी? टेम्पी का लाड़ भरा स्वर गुजरा। मुक्तकेशी एक मुलायम हो गई, बोली, तू पैसा खर्च कराए बिना नहीं मानी। क्यों, कहाँ है पालकी? बह रही वहाँ। मुक्तकेशी ने देखा सच ही एक पेड़ तले पालकी रखे 2 कहार बैठे हैं। चढ़ गई उस पर। बोली, जैसी कंजूस है तेरी माँ, पैसा देगी नहीं देगी। चंपा की माँ में और चाहे कोई गुण हो ना हो, यही एक गुण है। टेम्पी ने मुंह बनाकर कहा, चंपा की माँ के पास तो हरदम पैसा रहता है, मेरी माँ के पास है क्या? माँ को कब से इच्छा है कुंजियों की एक रिंग खरीदने की, कहाँ नहीं हो पाता। मुक्तकेशी ने बेपरवाह ढंग से कहा, ना हो पाए तो कसूर किसका? लाख रुपए में बामन भिखारी। क्यों, तेरा बाप क्या कुछ कम कमाता है? हाँ। नन्ही मुन्नी पोतियों से इस तरह की बातें मुक्तकेशी हमेशा करती हैं। जो कुछ कहना चाहती हैं, जो वक्तव्य होता है, अधिकांश तो उन बच्चों के माध्यम से ही कहती हैं। वह खूब समझती हैं, साफ सामने कहने का हंगामा नहीं करके सीधा कहती हैं, क्योंकि सुनते ही तो बच्चे माँ के कानों तक पहुँचा देंगे। वे सब पुरखे पुरखिन की तरह बोलना सीखेंगे, उससे क्या आता जाता है। मुक्तकेशी की मीम मजली बहू की तरह और कहेगी ही कौन की गंगा घाट में पुरखिन से बोलना सीख गई। किंतु मुक्तकेशी की मजली बहू क्या अब तक उनके यहाँ टिकी हुई है? स्वर्णलता की ससुराल का आश्रय उस दिन ही आंधी में उड़ नहीं गया? उड़ जाने की ही तो बात है। क्रोध, दुख, अपमान, धिक्कार से बीवी बच्चों का हाथ पकड़कर निकल ही तो जाना चाहिए प्रबोध को, या दुष्चरित्र पत्नी को गर्दनियाँ देकर घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ ना हुआ। स्वर्ण ने फिर से रसोई घर का भार लिया, फिर खाया, फिर सोई, फिर बोली। उसके बाद और 2 लड़कियां 2 लड़के स्वर्ण के इसी घर के निचले तल्ले के उस ठंडे और सीले हुए कमरे में भूमिष्ठ हुए, जिस कमरे में साल में कम से कम 5 बार नवजात की रुलाई गूंजती है। अदृश्य अंधकार जगत में जो विदेही आत्माएं पृथ्वी की धूप हवा की आकांक्षा लिए शुभ होकर भटकती रहती हैं। बात हो रही थी उस दिन की आंधी की, जिस आंधी के दिन स्वर्णलता का उदार हृदय जेड भी खींच कर कह उठा, यह नाटक उपन्यास पढ़ना बंद कराना जरूरी है, उसी से सारा अनर्थ घर में आता है।
इसलिए प्रबोध ने स्त्री को काली माई की अपनी कसम दी। रात की निश्चिंतता में समझाया कि उपन्यास पढ़ने की क्या क्या बुराइयां हैं, किंतु बेहया स्वर्ण उस भयंकर घड़ी में भी एक अद्भुत बाल उठी। बात बोल बैठी, ठीक है तो तुम भी एक कसम खाओ। मैं किस लिए कसम खाऊं? नहीं, तुम क्यों पकड़े जाओगे? चोरी तो स्त्रियां ही पकड़ी जाएंगी ना। क्यों, बता सकती हूँ क्यों? क्यों, क्या बात हो गई? स्वर्ण ने झट प्रबोध का एक हाथ सोए हुए भानु के सिर से छुआ कर कहा, तुम भी कसम खाओ कि अब कभी ताश नहीं खेलूंगा। ताश नहीं खेलूंगा मतलब कुछ नहीं। मेरा नशा किताब पढ़ना है, तुम्हारा नशा ताश है। यदि मुझे छोड़ना पड़े तो तुम भी देखो नशा छोड़ना क्या होता है। प्रबोध के सामने आसन रात और बहुतेरी लांछनाओं से जर्जर स्त्री के बारे में कांपते कलेजे का आतंक कौन कह सकता है। फिर कौन सा घिनौना कर बैठे, फिर भी साहस बटोर कर बोल उठा, खूब मुड़ी मिश्री का एक ही भाव। कौन मुड़ी है कौन मिश्री? स्वर्णलता तीखे स्वर में बोली। इसका हिसाब ही किसने किया और इनकी दर ही किस विधाता ने तय की थी, बता सकते हो? गजब, इतनी लानत मलामत से भी औरत दबती नहीं, उल्टे कहती है। बल्कि यह सोचो शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। लाचार प्रबोध ने कह दिया, ठीक है बाबा ठीक है, खाता हूँ कसम। अब कभी नहीं खेलोगे ना? नहीं खेलूंगा, हो गया। खैर मेरा तो हुआ, तुम्हारी प्रतिज्ञा कह तो दिया। तुम अगर ताश ना खेलो तो मैं भी किताब नहीं पढ़ूंगी। मुझसे क्या, सो तो नहीं समझा? हुई तो परपुरुष की लगाव की। खबरदार इस बात को जबान पर ना लाना। इतर नीच वाखूब, इसी को ही तो पतिव्रता सती कहते हैं, सती स्त्रियां। तुम लोगों के हिसाब से मैं सती नहीं हूं तो नहीं हूं कि हुआ? स्वर्ण ने क्रुद्ध स्वर से कहा, याद रखना, बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खाई या बाजी रखकर ताश खेलना, यह तो जुआ है। और जुआ खेलने से पाप नहीं होता तुम्हें, या कि पुरुषों के लिए पाप नाम की कोई चीज नहीं? पुरुषों के पाप नहीं है बोला प्रबोध ने कहा, महापाप है ब्याह करना। उसके बाद स्वर्णलता को प्रस्तर कठिन शरीर को बलपूर्वक खींच लिया। उसके बाद रात दिन निकलते गए। नियम अनुसार सवेरे सूरज उगता, सांझ को डूबता। मुक्तकेशी गंगा नहाने जाया करती। मुक्तकेशी के लड़के नित्य संध्या समय छुट्टी के दिन भर ताश का अड्डा जमाते। बड़ी बहू छोटी बहू ढेरों पान लगा कर बैठक में भेजती और बच्चे रह रहकर चिल्लम चढ़ाते। आजकल एक और नया फैशन चल पड़ा है, चाय पीने का। चाय के साथ सरंजाम खरीद लिए गए। बड़े समारोह से चाय बना बनाकर ताश के अड्डे में भेजी जाती। यथारीति सब चल रहा है, परंतु मुक्तकेशी का मजरा लड़का वह ताश के अड्डे पर बैठता है। अब उसका चरित्र क्या कहता है।